नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी पूरे हमारे जो भारत में है यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो चर्चा हो रही है। जैसे कि हमारा 22वां जो विधि आयोग है, 22वां विधि आयोग, उसने भी जो है विभिन्न धार्मिक संगठन हैं और जो जो मतलब हिंदू और जो मुस्लिम और वो सब जो हमारे बड़े बड़े जो हमारे धर्म गुरु हैं और जो हमारी संस्थाएं हैं और भी जो हमारे अलग अलग जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जो राय मांगी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको लागू करना है। तो उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं किस प्रकार से और उस पर बदलाव किए जाए और उस पर क्या चीज़ रखे जाए। तो ये अभी हमारा करंट का मुद्दा बना हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो दोस्तों, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इससे पहले क्या व्यवस्था चल रही थी, और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मतलब हमारा जो कानूनी जो हमारा तंत्र है उसमें क्या परिवर्तन आएगा, जो हमारे सिविल लॉस है उसमें क्या क्या परिवर्तन आएगा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। तो इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, जैसे कि छोटा वाला। ठीक है, उससे बात करो, कोई नहीं। दोस्तों देखो, जैसे कि हमारा पूरा देश है जो वो लॉ से चलता है। हमारे देश में किसी प्रकार की गतिविधि जो चल रही है बिना लॉ के नहीं चल सकती। यदि आप मोटरसाइकिल भी आप चलाते हो और मोटरसाइकिल में जैसे आप हेलमेट नहीं लगाते तो आपको चालान कटता है। आप एक 120 की स्पीड 180 की स्पीड में चलाओगे तो उसमें निर्धारित रहता है। फिर आप गाड़ी का लाइसेंस लोगे तो गाड़ी का लाइसेंस जो आपको मिलता है उसके ऊपर भी नियम कानून रहते हैं कि पहले आपकी प्रैक्टिस होगी, चेक करेंगे, उसके बाद फिर आपका जो टेस्ट होगा, पेपर होगा। तो हमारे यहाँ जितनी भी गतिविधि होती है लॉ से होती है। आप हॉस्पिटल में जाओगे तो हमारा उसके लिए भी कोई एक्ट पारित है हमारा। जैसे कि अभी आपको आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है तो बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया। तो सीधे से हमारा जितना जो हमारा देश है और पूरी दुनिया जो जितने भी पूरी दुनिया में जितने भी देश चल रहे हैं वो बिना लॉ के नहीं चलते हैं। और जो हमारा भारत है, हमारे भारत में जो है जो एक सिद्धांत चलता है, एक प्रिंसिपल चलता है, वो प्रिंसिपल दोस्तों ये है कि हमारे यहाँ जो रूल है वो किसी हमारे, क्योंकि लोकतंत्र है, जनता का शासन है, जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन के आते हैं। लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल है वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ विधि का शासन है। विधि का शासन का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जो अंतिम रूप से जो हमारा संविधान है, संविधान में जो हमारे लिखा है उसी से हमारा पूरा देश संचालित होता है। जैसे कि हमारी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उसके बाद विधायिका है। ये हमारी जो है संविधान, जो हमारा अंतिम रूप से जो संविधान में हमारे वर्णित थे उससे हमारा पूरा देश चलता है। तो इसको हम रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल बोलते हैं। रूल का मतलब होता है शासन, मतलब जो इस विधि में लिखा हुआ है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसके अनुसार अन्य विधियां बनाई जाएगी, अन्य कानून बनाए जाएंगे। जैसे हमारे संविधान में 22 भाग हैं, तो उसमें से जैसे कि पहला हमारा भाग है जिसमें हमारा संघ और राज्य क्षेत्र है। उसके बाद भाग जैसे दो में, हमारे भाग दो में नागरिकता है। तो नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान बनेंगे वो कहाँ से पावर उनको मिल रही है, उनको संविधान से पावर मिल रही है। तो सीधी सी मतलब बात ये है कि जो भी हमारा पूरा जो हमारा देश चल रहा है और जितने भी कंट्री विश्व में चल रही है वहाँ सभी जगह संविधान है। और अधिकतर जो देश है वहाँ पर डेमोक्रेसी है और रूल ऑफ लॉ है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जो हमारा कुछ भी जो हमारा नियम कानून बनेंगे वो संविधान से शक्ति उनको प्राप्त होगी। मतलब रूल ऑफ लॉ, लॉ का मतलब होता है कानून, और हमारे यहाँ जो सबसे सर्वोच्चम जो हमारा उच्चतम जो कानून है वो हमारा संविधान है। तो हमारे संविधान से सभी प्रकार की न्यायपालिका, कार्यपालिका, जितनी भी प्रकार का कानून है सब संविधान से शक्ति प्रदान करते हैं, उसके अनुसार पे चलाए जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। तो दोस्तों, ऐसे ही क्या होता है कि हमारा हर चीज़ के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। जैसे कि सिविल लॉ हो गए, क्रिमिनल लॉ हो गए, तो क्रिमिनल लॉ के लिए हमारे आईपीसी है। लेकिन आईपीसी भी हमारी आर्टिकल 13 में हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो आईपीसी भी है वो संविधान के जो मूल प्रावधान है उससे असंगत उसमें धारा नहीं होना चाहिए, मतलब उससे अलग धारा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर संविधान बोल रहा है समानता, तो आईपीसी का कोई सेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जो असमानता करता हो। और वो असमानता करता, भेदभाव करता है, तो वो सेक्शन वो उस मात्रा तक वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ यूसीसी है जो वो
जिस प्रकार से हमारा सिविल कानून में आता है। अब हम यूसीसी को समझते हैं कि यूसीसी क्या है। हर चीज़ के लिए हमारे यहाँ कानून है। जैसे कि हमारा अगर लैंड प्रॉपर्टी, हमको घर बनाना है तो उसके लिए हमें रजिस्ट्री करवाना पड़ता है। उसके बाद जैसे कि हमें मैरिज करना है, उसके लिए भी हमारा जो कोर्ट में जो कोर्ट मैरिज होती है उसके लिए भी लॉ बना हुआ है। तो ये पूरा हमारा जो रहता है, हमारी जितनी भी गतिविधि संचालित होती है वो लॉ से संचालित होती है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। हमको पहले ये जानना इंपॉर्टेंट था कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। मतलब हमारा जो पूरा देश है वो कानून से संचालित होता है, बिना कानून के कुछ नहीं होता। अगर कोई अपराध है उसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ है। जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं कि जैसे महाराष्ट्र में एक बार किसी व्यक्ति ने, मतलब तांत्रिक ने टोटका करके किसी व्यक्ति की मतलब हत्या कर दी थी। अब उसके ऊपर कोई एक्ट बना नहीं था, तो उसमें उस व्यक्ति को जब कोर्ट के पास ले जाया गया, उसको उसके ऊपर जब कार्रवाई हुई तो कोर्ट ने बोला कि इस व्यक्ति को हम किस कानून के तहत सजा दें, क्योंकि उसका प्रावधान ना तो आईपीसी में था ना किसी चीज़ में सीआरपीसी में था। तो उसके लिए फिर वहाँ की विधानसभा को नया एक्ट बनाना पड़ा, जो ब्लैक मैजिक एक्ट, उसके तहत फिर उसको सजा हुई। तो मतलब सीधा सा कहने का मतलब ये है कि हर चीज जो भी चीज हमारे यहाँ देश में चल रही है वो कानून से चल रही है। हर चीज के लिए कोई ना कोई कानून बना हुआ है, बिना कानून के कुछ नहीं चल रहा है, चाहे वो सिविल लॉ हो चाहे क्रिमिनल लॉ। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, उसके शब्द से धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों उसे उसको हमारा जो इसका इंग्लिश में जो इसको लिखते हैं हम, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और दोस्तों हिंदी में इसे कहते हैं, यूनिफॉर्म का हिंदी में इसका अर्थ होता है समान, और सिविल का मतलब बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पर जो लिया गया है वो है नागरिक, नागरिक के रूप में लिया गया है। तो समान नागरिक संहिता। कोड का मतलब लॉ भी होता है, कोड का मतलब लॉ भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा कोड का मतलब जो है यहाँ पर संहिता से लिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कोड। कोड का मतलब जो होता है वो होता है लॉ, मतलब कानून। लेकिन यहाँ पर संहिता, जो संहिता शब्द लिखा है, तो संहिता का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे कि हमारा बहुत सारी चीज बहुत सारी चीजों को मिला के एक करना, मतलब इसका मतलब होता है एकीकरण। एकीकरण का मतलब ये होता है जैसे कि आपको पता है कि 1860 में जो हमारे यहाँ आईपीसी बनी थी, 1860 में हमारे यहाँ आईपीसी बनी थी, लॉर्ड मैकाले ने इसको बनाया था। तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने जो इसको बनाया था, तो इसमें हमारा क्या हुआ था कि बहुत सारे अपराधों के लिए बहुत सारे छोटे छोटे कानून बनाए गए थे। उन सबको एक करके एक पूरी बुक बनाई गई थी, उसको हम बोलते हैं आईपीसी। तो उसका वो बुक कैसे बनाई गई, उसको संहिताकरण किया गया, उसका एकीकरण किया गया। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई चोरी से संबंधित कानून है, या फिर हमारे यहाँ पर चोरी से संबंधित कानून है, या फिर संपत्ति से संबंधित कानून है, या फिर मर्डर से जो हमारे संबंधित कानून है, तो उस हिसाब से अलग अलग कानूनों को अलग अलग चैप्टर में बांट दिया गया। जैसे चोरी वाले जो कानून है उनको अलग चैप्टर में बांट दिया गया, मर्डर वाले कानून है अलग चैप्टर में बांट दिया गया। उसके बाद जो संपत्ति से संबंधित कानून है, प्रॉपर्टी से संबंधित कानून है, उनको अलग चैप्टर में बांट दिया गया। फिर मानहानि से संबंधित, ऐसे बहुत सारे कानून थे। तो संहिता का मतलब ये होता है कि बहुत सारे कानूनों को मिला के एक किताब में उसको पूरा क्लब करना, और अलग अलग अपराधों के अनुसार उनको श्रेणीबद्ध करना कि ये अपराध है, इसमें ये सजा दी जाएगी, ये इस श्रेणी के अपराध है। मतलब किसी में सजा 5 साल है, किसी में 10 साल है, किसी में उम्र कैद है, किसी में जो हमारा फांसी है। तो उस हिसाब से मतलब विभिन्न कानूनों को मतलब मिला के संहिताबद्ध करना, मतलब उनको क्लब करके एक बुक बनाना, उसको हम बोलते हैं संहिताकरण। इससे क्या होता है कि अलग अलग कानूनों को ढूंढने के लिए सबसे अच्छा एक बुक बना लो, उसमें जो भी कानून है, जिस भी व्यक्ति ने जो भी दंड किया है, उसके अनुसार उस पर जाके उस चैप्टर को खोल के और वहां देख सकते हैं कि इस प्रकार के दंड करने के लिए ये प्रकार की सजा दी जाती है। तो संहिता का मतलब ये होता है कि विभिन्न प्रकारों के कानून को मिला के एक क्लब करके एक बुक बनाना, या फिर एक पूरा लॉ बनाना जिसमें सभी कानूनों को चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं संहिता। जैसे कि हम बुक की बाइंडिंग करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो हमारे जो
जो जो हमको अच्छे पेज रहते हैं, जो जो हमारे नोट्स बनाए उसको बाइंडिंग करके एक बुक बना लेते हैं। तो ऐसी संहिता का मतलब ये होता है कि विभिन्न प्रकार के कानूनों को, जो बहुत प्रकार के जटिल कानून है, हमें बहुत प्रकार के खोज कर देखना पड़ता है, ये कानून है ये कानून है, उसको एक जगह ला के और समान उसमें एक प्रकार से कोशिश करें कि समान चैप्टर में बांटा जाए 1 2 3 4, उस हिसाब से संहिता बोलते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में संहिता जो हमारी है, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है, जो हमारे सिविल लॉ है, जैसे कि हमारा जो मैरिज से संबंधित कानून है, डाइवोर्स से संबंधित कानून है, सक्सेशन से संबंधित कानून है, तो विभिन्न धर्मों के कानून है, उन सब में समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब उनको जो है समान लाने का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि मतलब पूरे भारत में, जैसे कि वन नेशन वन हमारा जो इलेक्शन का चल रहा था, उसी वजह से उसी के जो नारा दिया गया है वन नेशन वन लॉ, मतलब एक राष्ट्र एक कानून के तहत ये किया जा रहा है। तो संहिता का मतलब हमारा ये होता है। अब इसके बाद जो है सिविल, सिविल तो सिविल यहाँ पर नागरिक से लिया गया है, लेकिन हमको पहले समझना पड़ेगा, जैसे कि हमारे जो केस होते हैं, जो हमारे केस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे सिविल और एक होते हैं हमारे क्रिमिनल। तो उसमें दोस्तों क्या है कि जो हमारे केस और जो हमारे लॉ होते हैं, दो प्रकार के लॉ होते हैं हमारी किसी भी कंट्री में, एक सिविल लॉ होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ होते हैं, क्रिमिनल लॉ होते हैं। तो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में अंतर क्या है, जैसे कि सिविल लॉ जो होता है, जैसे कि कोई पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, पर्सन ए और बी, इसमें अगर किसी प्रकार का प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो गया है कि अगर इसकी संपत्ति है, इसकी संपत्ति में किसी ने कब्जा कर लिया है, कुछ कर लिया, तो इसके खिलाफ इस व्यक्ति ने इसकी संपत्ति में, बी ने एक ही संपत्ति में कब्जा कर लिया, तो ये कोर्ट में जाएगा, तो ये मामला कहलाएगा सिविल। सिविल मामले का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना होता है जिसमें किसी प्रकार का जो मर्डर हो गया, किसी प्रकार का जो जघन्य अपराध हो गया, जैसे कि हमारा जो रेप वगैरह हो गया, और भी जो जघन्य अपराध है जो हमारे वो क्रिमिनल में आते हैं। सिविल का मतलब जो होता है हमारा, जैसे कि डाइवोर्स से संबंधित मामले होते, प्रॉपर्टी से संबंधित मामले होते, और जो हमारा जमीन का जो टैक्स वगैरह जाता है, रेवेन्यू के टैक्स ज़्यादा आया कम आया, उसके बाद जो केस होते वो हमारे सब सिविल लॉ में आते हैं। यहाँ तक कि जो हमारा राज्य, जैसे कि हमारा जो भारत है वो संघ, एक प्रकार का यूनियन है, तो हमारे यहाँ केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में भी जो डिस्प्यूट होता है, जो विवाद होता है, उसको भी हम सिविल लॉ बोलते हैं। उस विवाद का निपटारा जो हमारा उच्चतम न्यायालय है अपनी मूल अधिकारिता के तहत उस मामले को सुनता है। तो केंद्र और राज्य के बीच में भी जो हमारा डिस्प्यूट होता है, जो विवाद होता है, उसको भी हम सिविल लॉ में बोलते हैं। और क्रिमिनल का मतलब ये होता है कि अगर कोई ए है पर्सन और बी पर्सन है, अगर ए पर्सन बी पर्सन का मर्डर कर देता है, तो इसके तरफ से जो हमारा होता है, जो केस लड़ता है, इसको हम बोलते हैं क्रिमिनल केस। सिविल लॉ मतलब क्या है, प्रॉपर्टी, रेवेन्यू, डाइवोर्स, मैरिज, इससे संबंधित मामले। और जो हमारा क्रिमिनल लॉ है मतलब मर्डर हो गया, रेप हो गया, इसी प्रकार के जो जघन्य अपराध रहते हैं उसको हम क्रिमिनल बोलते हैं। तो ये हमारे दो प्रकार के जो जो हमारे लॉ होते हैं, एक सिविल होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। तो ये हमने समझ लिया, कोड का मतलब समझ लिया, सिविल का मतलब समझ लिया। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म। दोस्तों यूनिफॉर्म से, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कि जो बच्चे जो रहते हैं, जो हमारी स्कूल रहती है, स्कूल में सभी बच्चे एक यूनिफॉर्म एक यूनिफॉर्म मतलब पहन के जाते हैं, चाहे कितनी बड़ी स्कूल हो, चाहे छोटी स्कूल हो, चाहे किसी प्रकार की कॉन्वेंट हो। तो दोस्तों ये जो सभी बच्चे जो हमारे रहते हैं वो एक प्रकार की जो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो यूनिफॉर्म जो स्कूल रहती है वहाँ पे सभी बच्चे एक ही यूनिफॉर्म क्यों पहन के जाते हैं, इसलिए पहन के जाते हैं क्योंकि एक प्रकार से बच्चों में समानता स्थापित की जा सके। क्योंकि हो सकता है कि किसी स्कूल में कोई बच्चा जो हो वो बहुत ज़्यादा मतलब वेल्थ हो, उसके पास बहुत ज़्यादा रिच हो, और कोई बच्चा ऐसा हो कि वो मजदूर का बच्चा हो। तो अगर वो जो वेल्थी बच्चा जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो उसके घर वाले अच्छे, तो वो तो हर दिन नए कपड़े, नए शूज या नए नए जो अपने क्या बोलते हैं किताब कॉपी नई चीज़ें लेके आएगा। तो उससे अन्य बच्चों को जो है अपने अंदर एक जो उनको एम्बेरस फील होगा, हीन भावना लगेगी कि ये हमसे अच्छा है, इसके पास सब है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो जितनी भी स्कूल रहती है उनका जो बेसिक प्रिंसिपल रहता है, जो यूनिफॉर्म जो उनकी पहनाई जाती है, उनको समानता लाने के लिए पहनाई जाती है ताकि सब बच्चे समान रहे। कोई कितना भी, कोई गरीब हो, कितना भी अमीर हो, लेकिन स्कूल में जब आएंगे तो सब यूनिफॉर्म, वाइट यूनिफॉर्म, ब्लू पैंट, सब एक जैसा पहनेंगे, सब समान रहेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि समानता जो रहती है हमारी, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी समानता लाना, लेकिन ये रहता है कि फिर भी एक
लेवल तक हमको समानता लाना है। जैसे कि सभी लोग ड्रेस जो है, मतलब जो व्यक्ति अन्य चीज ले, ड्रेस के अलावा कुछ और चीज ला रहा है वो बात अलग है, लेकिन ड्रेस की थ्रू समानता लाई जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति की हाइट 6 फीट है या किसी की हाइट 5 फीट है तो उसको भी वही यूनिफॉर्म पहना है। सबको हाइट के अनुसार, उसके शरीर के अनुसार यूनिफॉर्म जो परिवर्तन रहेगा, लेकिन एक कलर जो हमारा रहेगा वो सबके लिए समान रहेगा। मतलब यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि समानता लाना। इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी समानता लाना। मतलब जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो ऐसा नहीं है कि सब पूरी समानता लाना चाह रहा, लेकिन जितनी हद तक समानता हो सकती उतनी हद तक कानून बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें मतलब ये नहीं है कि जैसे अगर हिंदू का कानून है तो सबका वैसा हो जाए, या फिर जैसा सिख का है सबका वैसा हो जाए। सबके जो मूलभूत सिद्धांत है उन सबको साथ में लेते हुए हम जितनी हद तक यूनिफॉर्मिटी, मतलब जितनी हद तक समानता ला सकती है उतनी हद तक हम समानता लाने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा होता है यूनिफॉर्म का मतलब, ये हमारा सिविल है और ये हमारा कोड है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का राज्य को एक, जिसको पावर कहाँ से मिलती है हमारी सरकार को बनाने के लिए कि यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो सरकार बना रही। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ है और सबसे बड़ा जो हमारा लॉ है वो संविधान है। तो जो हमारा समान नागरिक संहिता है वो भी हमारे संविधान में वर्णित है। हमारे संविधान है, संविधान की जो अनुच्छेद है हमारा, अगर आप संविधान का भाग 4 देखेंगे तो भाग 4 के अनुच्छेद 44 में 4 में लिखा हुआ है कि राज्य, राज्य में यहाँ हमारा केंद्र सरकार भी आता है और राज्य सरकार भी आता है, स्थानीय स्वशासन भी आता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा निर्देश है ये राज्य है। राज्य का मतलब केंद्र सरकार के पास पावर है संविधान में संशोधन करने की। तो राज्य प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा कि सही समय, मतलब जब समाज उस तरीके से डेवलप हो जाए तो सही समय आने पे राज्य समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता स्थापित करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता स्थापित करने का प्रयास करेगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया है कि राज्य प्रयास करेगा कि समय आने पर जब हमारा समाज डेवलप हो जाए, सब एक प्रकार का संविधान को समझे, तो उसके बाद जब हमारी सोसाइटी डेवलप हो जाए तो उसके बाद समान नागरिक संहिता जो है राज्य लागू करने का प्रयास करेगा। तो इसके तहत हमारे राज्य को पावर मिलती है और हमें पावर मिलती है, राज्य सरकार को पावर मिलती है कि समान नागरिक जो संहिता है वो लागू करे। तो दोस्तों समान नागरिक संहिता की जो बहस है वो कोई अभी की नई बहस नहीं है, ये बहुत पुरानी बहस है। जब हमारा संविधान बन रहा था, जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय से ही समान नागरिक संहिता को संविधान में परमानेंट लागू करने की बात की जा रही थी कि समान नागरिक संहिता उसी समय कानून बन जाता है। जो हमारे अम्बेडकर जी थे, अम्बेडकर जी उसी समय चाहते थे कि समान नागरिक संहिता लागू हो जाए। लेकिन उस समय दोस्तों जैसे आपकी पता है कि भारत नया नया बना था, संविधान बन रहा था, बहुत सारे जो हमारे सांप्रदायिक दंगे बहुत सारे हो रहे थे, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम और भी जो सिख दंगे बहुत हो रहा था। तो उस समय सभी जितने भी धर्म के जो बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने इसका अपोजिशन किया कि नहीं, समान नागरिक संहिता लागू नहीं होना चाहिए अभी, ये मतलब। और उस समय सरकार को भी लगा, उस समय सरकार को भी लगा कि अभी देश नया नया बना है। और दूसरी बात, जो हमारी संविधान सभा थी वो निर्वाचित नहीं थी। मतलब जो हमारी संविधान सभा थी वो एक प्रकार की संविधान सभा भी थी और संसद भी थी, तो वो संसद निर्वाचित नहीं थी। तो इसीलिए उसके पास, मतलब उस समय के लीडर ये बोले थे कि आपके पास ये अधिकार भी नहीं कि आप समान नागरिक संहिता लागू कर पाए। जब आप जनता से चुन के आए, जब जनता को आप बोले कि हम ये लागू करेंगे, तब आपको जनता जब पावर दे तब आप इस पे कदम आगे बढ़ाए। तो उस समय बहुत बहस होने के कारण, इतना डिस्प्यूट होने के कारण जो समान नागरिक संहिता है उसको लागू तो नहीं किया गया, लेकिन कम से कम उसको डीपीएसपी में लिख दिया गया। डीपीएसपी का मतलब होता है जो हमारा आर्टिकल 44 है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। ये जो होते हैं हमारे, ये हम किसी भी हाई कोर्ट में इसके लिए नहीं जा सकते या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमको ये मिल नहीं रहा है। मतलब ये राज्य का कर्तव्य है कि राज्य जो विधि बनाएगा, राज्य जो कानून बनाएगा, जो इनके प्रावधान है राज्य के कानून में, इनके प्रावधान झलकना चाहिए। जैसे कि इसमें जो है कल्याणकारी राज्य के पूरे प्रावधान है हमारे। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि जो हर चीज़ में, जैसे कि सेवा देता है, जैसे कि स्कॉलरशिप देता है, उसके बाद फ्री जो हमारा, जैसे कि फ्री हमको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही। मतलब जो हमारा राज्य रहता है वो हमारी हर, जितना भी जो वंचित वर्ग रहते हैं उनका हर प्रकार का जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मदद करता है। तो ये हमारा डीपीएसपी में दिया गया। तो इसीलिए तब से 1951 में तो हमारा जो हो नहीं पाया लागू, उसके बाद से धीरे 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 जो हमारी, जो इसकी मांग बढ़ रही, धीरे धीरे सरकार इस पे काम करी। कुछ समय तक इस पे किसी प्रकार की कार्रवाई आगे नहीं हुई, लेकिन जैसे कि अभी
हमारे यहाँ जो सबसे पहले जो हमारी पार्टी थी, इसका जो सपोर्ट करने वाली थी भारतीय जनसंघ थी। भारतीय जनसंघ के बाद धीरे धीरे जो हमारी 1980 में फिर बीजेपी बनी। तो बीजेपी का शुरू से ही मतलब 2-3 मुद्दे थे, उनमें से था एक समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता बीजेपी शुरू से ही मतलब उसका मुद्दा था कि समान नागरिक संहिता लागू करना है। तो धीरे 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 वो सत्ता में आई। जब 2014 के बाद आई तो लोकसभा में तो बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में उस प्रकार का उतना सफिशिएंट बहुमत नहीं था। उसके बाद जब 19 में जब सरकार जीत के आई तो राज्यसभा में भी बहुमत है और लोकसभा में भी बहुमत है। तो अब सरकार धीरे धीरे इस पे काम स्टार्ट कर, जब से 14 से जब बीजेपी की सरकार आई तब से धीरे धीरे इस पे काम हो रहा था। अब धीरे धीरे काम होते 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 अभी जो है, आपको पता होगा जो लोकसभा का इससे पहले जो शीतकालीन सत्र हुआ था, उस पर एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है लोकसभा में। प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में पेश किया गया है। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब ये होता है कि जब जो मंत्री रहते हैं, सरकार के मंत्री, उनके अलावा कोई दूसरा सांसद सदस्य जब बिल पेश करता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। तो प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है समान नागरिक संहिता के ऊपर। अभी इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है, अभी इस पर चर्चा हो रही है। इसकी पूरी संभावना लग रही है कि अभी जो हमारा मानसून सत्र आने वाला है, मानसून सत्र में जो है ये बिल पास करने का चल रहा है। ठीक है। तो दोस्तों ये इसकी चर्चा चल रही है। तो दोस्तों इस पे ये हमारा पूरा ये समान नागरिक संहिता। अब समान नागरिक संहिता लागू होने से क्या क्या परिवर्तन होगा, जैसे हम समझ लेते हैं। जैसे कि अभी समान नागरिक संहिता से पहले क्या क्या कानून चल रहे हैं, तो दोस्तों हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता दोस्तों, इससे पहले हमारा जो सिविल लॉ जो होता है, हमने अभी हमने समझे कि सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है। तो सिविल लॉ के अंदर क्या क्या आता है? सिविल लॉ के अंदर 2-3-4 चीजें आती हैं। सिविल लॉ जैसे हमारा हो गया, सिविल लॉ में सबसे पहले हमारा आता है फैमिली लॉ। इसके बाद फैमिली लॉ के बाद हमारा जो आता है, इसमें आता उत्तराधिकार कानून। उत्तराधिकार कानून का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके मतलब किसी भी घर में जो परिवार रहता है, उनके जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जब वो उनके जो लड़के बच्चे होते हैं, तो बड़े बुजुर्ग जब जैसे उनकी डेथ हो जाती है, वो वसीयतनामा बना के नहीं जाते हैं, तो किस वो संपत्ति किसको किसको मिलेगी, उसके लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसको उत्तराधिकार कानून बोलते हैं। उनके लिए उनको किसको किसको संपत्ति का बंटवारा होगा। अब फैमिली लॉ में क्या क्या आता है? फैमिली लॉ में सबसे पहला आता है जैसे कि हमारा मैरिज, जो हमारी मैरिज होती है, जैसे विवाह से संबंधित कानून, मैरिज हो गया। मैरिज के बाद जो हमारा हो गया, इसमें अडॉप्शन हो गया। अडॉप्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई महिला है, महिला गोद लेना, मतलब बच्चे गोद लेना। कोई महिला है, अगर वो गोद मतलब उसको बच्चे वगैरह नहीं होते, अगर वो गोद लेना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या कानून होंगे? गोद लेना। उसके बाद जैसे हमारा दूसरा हो गया डाइवोर्स से संबंधित कानून, इससे संबंधित कानून। तो दोस्तों ये हमारे मोटे मोटे कानून होते हैं। उसके बाद जैसे कि बच्चा है, बच्चा जो वयस्क हो जाएगा, वयस्क होने के बाद उसमें जो वार्डनशिप का एक्ट होता है, जैसे कि गार्जियनशिप। जैसे कोई बच्चे हैं, बच्चे मतलब किसी के यहाँ गार्जियन है, मतलब उनके माँ बाप मर गए हैं, कोई दूसरे व्यक्ति उनको पाल रहे हैं, तो वो जब बड़े हो जाते हैं तो उनको किस हिसाब से मतलब वो अगर चाहे तो अपना वारिस बना सकते हैं, या फिर अपने बच्चे होने का पूरे अधिकार दे सकते हैं। तो गार्जियनशिप, इससे संबंधित पूरा हमारा फैमिली लॉ है। दोस्तों सिविल लॉ में बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन हमको सिर्फ इतना, सिविल लॉ में जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो जिससे संबंधित रखता है वो है फैमिली लॉ। जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बदलाव करने वाला है वो फैमिली लॉ में बदलाव करने वाला है। मतलब शादी से संबंधित कानून हो गए, अडॉप्शन से संबंधित कानून अडॉप्शन मतलब गोद जो हमने लेना उससे संबंधित कानून हो गए, और फिर डाइवोर्स से संबंधित कानून हो गए। और जो हमारा गार्जियनशिप मतलब कोई जो माता पिता, जिन बच्चों के माता पिता मर जाते हैं और कोई दूसरे लोग उनको पालते हैं, अगर वो चाहते हैं कि ये हम इनको बच्चों को अपना लें और इनको पूरा अधिकार दे दें, तो ये उससे संबंधित कानून है। तो इसको हम बोलते हैं फैमिली लॉ।
तो फैमिली लॉ के अंदर जो है हमारा पूरा समान नागरिक जो संहिता है वो फैमिली लॉ के अंदर चेंज करने वाला है। तो फैमिली लॉ के अंदर अभी क्या क्या है, तो अभी हम देखते हैं, जैसे कि अभी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा फैमिली लॉ में हिंदुओं के लिए क्या कानून है, जैसे हमारे यहाँ कानून बना है तो हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख ये चारों के लिए एक ही कानून है, जिसको हम बोलते हैं, इसकी डिबेट जो 1951 में जो है 1951 में अम्बेडकर जी ने प्रयास किए थे उसको लाने का, लेकिन नहीं ला पाए थे। फिर 1955 में पास हुआ था, जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत फेमस है, हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल दोस्तों, ये पहले क्या होता था कि पहले जो हिंदू धर्म था उसमें जितने भी जो हमारा जो जैसे शादी हो गया, शादी के बाद जो बच्चे हो गए, और जित इस शादी से संबंधित जितने भी कानून है, बच्चों से संबंधित कानून है, और संपत्ति से संबंधित जितने भी कानून है, ये सब जो हमारा धर्म ग्रंथ के आधार पर चलता था। जैसे कि पहले जो चलती थी मनुस्मृति। मनु का मतलब होता है जो पुराणों में और जो वेदों में माना गया है कि जो मनु, जो सबसे पहले जो मनुष्य आए थे, मनु। स्मृति का मतलब होता है एक ग्रंथ, एक कानून, जिसमें बहुत सारे जो हमारे रूल, जैसे कि अभी हमारा संविधान है, वैसे उस समय ये इसको संविधान माना जाता था। तो पहले जो हिंदू लोग, जो हिंदू कानून चलते थे, जो भी शादी से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित, ये सब मनुस्मृति में चलते थे। तो पहले मनुस्मृति में चलता था, लेकिन जब जैसे जैसे अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे इसमें चेंजेस किया, तो वो हमको हिस्ट्री में नहीं जाना है क्या क्या चेंजेस किए। अभी जो लेटेस्ट में जो कानून चल रहे हैं वो हमको चेक करना। तो ये हमारा मनुस्मृति पहले चलता था। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में जो हमारा हिंदुओं के लिए जो कानून है वो क्या चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं, अलग अलग 4 कानून हमारे हिंदुओं के लिए चलते हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ये चारों के लिए चलते हैं। सबसे पहले चलता है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसमें क्या किया गया है, पहले क्या होता था कि हिंदुओं में जो शादी होती थी वो एक पुरुष 2 शादियाँ, जैसे कि हमारे समय में जो पुराने राजा महाराजा होते थे वो एक, जैसे पृथ्वीराज चौहान हो गए, और भी जो हमारे दशरथ राजा, और जो 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 हमारी माइथोलॉजिकल जो हमारी कहानियों में जो हमारे दिया गया पुराणों में, तो पहले जो जो राजा महाराजा जो पुरुष हुआ करते थे वो 1 से 2 से 3 मतलब बहु विवाह कर सकते थे, 3-4 शादियाँ कर सकते थे। तो पहले ये होता था। लेकिन जब ये हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट पास होने के बाद ये किस पे लागू होता है हिंदू मैरिज एक्ट, तो यहाँ पर जैसे कि बौद्ध, उसके बाद जैन, सिख और हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और जो हमारे हिंदू हो गए, तो ये चारों पे ये एक्ट लागू होता है। इसका नाम हिंदू मैरिज एक्ट है, लेकिन लागू ये चारों पे होता है, बौद्ध पे होता है, जैन पे होता है, सिख पे होता है और हिंदू पे होता है। तो ये सबसे पहला हमारा जो एक्ट है वो है हिंदू मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट में क्या बताया गया है कि अब से हिंदू के अंतर्गत कौन है, जैन है, बौद्ध है, सिख है और हिंदू। तो अब से क्या होगा, हिंदू कोड बिल में, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या होगा कि अब पुरुष एक विवाह कर सकता है। मतलब क्या होता है कि देखो, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला होता है हमारा मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब ये होता है एक विवाह, कोई व्यक्ति जब एक विवाह करता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोगैमी। और दूसरा हमारा जो होता है उसको बोलते हैं हम पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह, मतलब जो पहले के समय में पुरुष किया करते थे बहुविवाह, पॉलीगैमी, इसको हम पॉलीगैमी बोलते हैं। तो ये हमारे 2 प्रकार के विवाह होते हैं, एक होता है मोनोगैमी, एक होता है पोलोगैमी। तो अब से पोलोगैमी जो बहुविवाह को खत्म कर दिया गया और इस पर दंड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुविवाह करता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, मतलब एक से ज़्यादा शादी करता है, तो उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन ये एक बात है कि अगर उसने पहली शादी किया है और उसने दूसरी शादी भी कर लिया है, तो दूसरी शादी का प्रूफ देना पड़ेगा कि जो शादी का फुटेज हो गया या फिर जो भी रस्में होती उससे संबंधित प्रूफ देंगे, तभी उसको जेल हो सकती है। जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता।
तो सीधी हिंदू मैरिज एक्ट में क्या किया गया कि कोई व्यक्ति अब एक शादी करेगा, मतलब एक पत्नी रख सकता है, दो विवाह नहीं कर सकता। तो पहला तो हिंदू मैरिज एक्ट में ये चेंज किया गया। उसके बाद अगला एक्ट क्या है, ये हिंदू मैरिज एक्ट हो गया। हिंदू मैरिज एक्ट में अपना मैरिज से संबंधित प्रावधान है। दूसरा जो हो गया हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसको हम बोलते हैं हिंदू उत्तराधिकार कानून, सक्सेशन। हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसको बोलते हैं हम हिंदू उत्तराधिकार कानून। उत्तराधिकार का मतलब ये होता है कि पहले क्या होता था कि जो संपत्ति होती थी, जैसे कि हमारा जो हमारा समाज है, जो शुरू से पुरुष प्रधान समाज है, मतलब जैसे कि आपको पता भी है ना कि जो पहले के समय में अगर लड़कियों का जन्म होता था तो उनको मतलब मार दिया जाता था, मतलब लड़कों को ज़्यादा माना जाता है कि लड़का जो है वो आगे वंश बढ़ाएगा, और लड़कों को ज़्यादा प्रधानता दी जाती थी। तो हमारा जो पहले क्या होता था कि संपत्ति होती थी, संपत्ति लड़कों को दी जाती थी। लेकिन अब हिंदू मैरिज एक्ट में ये किया गया है कि संपत्ति जो है वो बराबर भाग में बंटेगी और लड़कियों को भी संपत्ति दी जाएगी। मतलब लड़कियों को भी संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा, पुरुषों को भी दिया जाएगा और महिलाओं को भी जो है संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। तो ये इसमें संपत्ति के अधिकार संबंधित कानून है। तो पहला हो गया हिंदू मैरिज एक्ट, दूसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट, तीसरा है हिंदू अडॉप्शन एक्ट। हिंदू अडॉप्शन एक्ट मतलब अडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेने से संबंधित कानून। जो हिंदुओं में अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि कोई बच्चा वो गोद ले ले, अगर उसको बच्चा नहीं हो पा रहा है तो उससे संबंधित जो कानून होते हैं इसको हम बोलते हैं हिंदू अडॉप्शन एक्ट 1955। तो ये होता है हिंदू अडॉप्शन एक्ट। तो ये हमारे कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट। उसके बाद है चौथा है हिंदू इनहेरेंट एक्ट है। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत ये कि जैसे कि संपत्ति का इसके बाद मालिक कौन होगा। मतलब देखो हिंदू सक्सेशन एक्ट का मतलब तो ये अलग चीज है कि संपत्ति महिलाओं पुरुषों को मिलेगी। लेकिन ये होता है कि हिंदू इनहेरेंट एक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि उसके पिताजी के बाद जैसे कि उसके दो बच्चे, उसमें से किसको जो है संपत्ति मिलेगी, कौन उसका, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी का मालिक पूरा कौन होगा, तो उस हिंदू इनहेरेंट एक्ट में ये पूरा बताया गया। तो ये हमारे कानून है, ये हिंदुओं से संबंधित कानून है। इसके बाद जो हमारा पारसियों से संबंधित कानून और जो हमारा पारसी हो गया, मुस्लिमों से संबंधित, इसमें लगभग सब समानता है। मतलब ये जो चारों कानून है लगभग सब समान है, इसमें ऐसा कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। तो समान नागरिक संहिता का जो मुद्दा है मेन इससे संबंधित नहीं है, ये तो पूरा सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत जो है वो आगे है, देखते हैं उसमें क्या दिक्कत है। ये हमने हिंदू से संबंधित जो है सिविल लॉ देख लिए। अब जो है अगला हमको देखना है वो, जैसे कि हमारे यहाँ कुछ लोग जैसे रहते हैं, पारसी लोग रहते हैं। तो पारसी लोग के लिए जो हमारा है, पारसी लोग के लिए जो कानून है, पारसी लोग के लिए जो पूरे कानून है इसको हम बोलते हैं इंडियन मैरिज एक्ट, इंडियन अडॉप्शन एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट। इस प्रकार के पारसियों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। उसी प्रकार से जो क्रिश्चियन लोग के लिए भी यही कानून लागू होते हैं, इंडियन मैरिज एक्ट, इंडियन अडॉप्शन एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट। ये सब अंग्रेजों ने बनाए हैं, ये अभी तक चल रहे हैं। ये सब अंग्रेजों के कानून है जो अभी तक चल रहे हैं। तो ये हमारा पारसी से संबंधित हो गया और हमारा जो क्रिश्चियन है उनसे संबंधित हो गया। ये जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधान है 99% जो है वो पारसियों के ऊपर भी जो पूरे वैसे ही है, पारसियों के लिए अलग से बनाए गए हैं। लेकिन जैसे कि अडॉप्शन लेना है या फिर डाइवोर्स करना है तो वो सबके लिए सेम है, सबके लिए समान है।
लेकिन अब जो हमारा अंतिम रूप से जो बचता है, जो मुस्लिमों के लिए कानून है, मेन दिक्कत उसी से है। मेन दिक्कत उससे इसीलिए है क्योंकि हुआ क्या कि जैसे कि आपको पता, जब आप इतिहास वगैरह में हम पढ़ते हैं उसको, धार्मिक सुधार आंदोलन, तो जो विभिन्न धर्मों की कुरीतियां होती हैं, मतलब जो उनपे कुरीतियों का मतलब होता है कि गलत, जैसे कि पशु बलि हो रही है, जैसे कि सती प्रथा हो रही है, बाल विवाह हो रहा है, तो ये सबको गलत चीजें बोलते हैं। तो जो हमारे धर्म सुधारक थे वो धीरे धीरे उनको सुधारने का प्रयास कर रहे थे अंग्रेजों के थ्रू। जैसे कि आपको पता है कि हमारे राजा राम मोहन जो राय है, राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक जो हमारे गवर्नर जनरल थे, उनके थ्रू सती प्रथा जो है, सती प्रथा को 1829 में खत्म किया। ऐसे धीरे धीरे और भी चीजें खत्म की। तो जो हिंदू धर्म में जो है बदलाव हो रहे थे, धीरे बहुत सारे बदलाव हुए। सती प्रथा खत्म हुई, उसके बाद जो हमारा पशु बलि, नर बलि, ये खत्म हुई, बाल विवाह है वो खत्म हुआ, विधवा पुनर्विवाह जो हुआ चालू हुआ। तो ऐसे क्या हुआ, अंग्रेजों के समय से हिंदू धर्म में धीरे धीरे जो हमारे पढ़े लिखे जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो हमारे पढ़े बुद्धिमान जो लोग थे, उन्हें धीरे धीरे हिंदू धर्म में बदलाव किया और उसमें जो जो कमियां थी, जो जो कुरीतियां थी, गलत थी, उसको सही करते गए। तो ये क्या हुआ, हिंदू धर्म में सुधार होता गया। क्रिश्चियन धर्म में तो वैसे भी वो अपने अपने एक्ट लागू करते जा रहे थे, क्रिश्चियनों का तो अलग था। लेकिन जो मुस्लिम धर्म था, मुस्लिम धर्म के साथ जो अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा सहिष्णु, बहुत ज़्यादा मतलब सहिष्णु, बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव रहता था कि हमारे धर्म में जो ज़्यादा परिवर्तन ना हो। मतलब उन्होंने ये देखा कि हिंदू धर्म में इतने परिवर्तन हो रहे हैं, ये हमारे धर्म में भी परिवर्तन, हमारे धर्म के जो सिविल लॉ है उसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं। सिविल लॉ मतलब फैमिली लॉ, उसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो मुस्लिम लोगों ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि आप, मतलब अब अंग्रेज तो डिवाइड एंड रूल चाहते थे, मतलब एक प्रकार से हिंदू मुस्लिम को अलग करके अपना देश को कभी आज़ाद नहीं होने देना, फूट डाला। तो उस प्रकार से मुस्लिमों ने बोले अंग्रेजों के पास जाके कि हम अपने धर्म में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं चाहते, आप हमारे जो धर्म से संबंधित जो भी कानून है उस पर छेड़छाड़ ना करें। तो उस समय अंग्रेजों ने मतलब दबाव के कारण क्या किया कि एक एक्ट पारित किया, उसको हम बोलते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937। अंग्रेजों ने 1937 में एक कानून पारित किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब पर्सनल लॉ का मतलब क्या होता है, पर्सनल लॉ का मतलब होता है जो किसी विशेष पर्सन पे लागू होता है। मतलब ये जो कानून है मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये सिर्फ मुस्लिमों पे लागू होगा और किसी पे लागू नहीं होगा। जो किसी विशेष पर्सन पे लागू हो उसको हम बोलते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो ये किसी विशेष पर्सन मतलब सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों पर लागू होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ। इसमें क्या लिखा, बहुत छोटा सा एक्ट है, एक दो पेज का एक्ट है। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि मुस्लिम धर्म से संबंधित जितने भी शादी से संबंधित कानून है, तलाक से संबंधित कानून है, और जो गोद लेने से संबंधित कानून है, उसके बाद जो संपत्ति का अधिकार किसको मिलेगा उससे संबंधित कानून है, ये सभी कानून जो है, ये जो शरीयत, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या चलता है, उनका जो धार्मिक कानून की जो बुक रहती है उसको शरीयत बोलते हैं। तो शरीयत में जो लिखा उसके अनुसार चलेंगे। मतलब मुस्लिम जो लोग हैं उसमें जो होता है, मुस्लिम जितने भी लोग हैं उनके जो कानून जो शरीयत में लिखे, उनकी जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक किताब है, उसमें जो कानून लिखे हुए हैं, उसमें जो लिखा हुआ उसके अनुसार उनका जो शादी का है और जो तलाक का है वो सब उनके अनुसार चलेगा, शरीयत में जो लिखा है। तो जब से ही लिखा है तो तब से ये हमारा चल रहा है, शरीयत में लिखा हुआ है। तो 1937 का मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है ये उसी के अनुसार चल रहा है। ये हमारा हो गया। तो मेन डिस्प्यूट यही है, जैसे कि आपने हिंदू मैरिज एक्ट में हमने देखे कि एक व्यक्ति एक विवाह कर सकता है, लेकिन शरीयत में क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 4 विवाह कर सकता है। क्योंकि उस समय के अनुसार ये धार्मिक जो नियम बनाए गए थे, ये बहुत पुराने, जब इस्लाम का उदय हुआ था उस समय जो किताबें बनाई गई थी मुस्लिम लोगों के अनुसार, तो उसमें ये लिखा कि व्यक्ति 4 विवाह कर सकता है। फिर इसमें तलाक का प्रावधान है। तलाक में भी आपको पता है कि जो एक बहुत जो बुरी प्रथा है जिसको हलाला कहते हैं, हलाला बहुत बुरी प्रथा है, तो उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। फिर तलाक में भी इसमें तलाक दिया गया है कि तलाक बिद्दत जो है बहुत ख़राब है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में उसको अवैध घोषित किया, 2019 में उसके लिए कानून बनाया गया और उसके ऊपर सजा दी गई। जो हमारा तलाक बिद्दत होता है कि जिसमें 3 बार में तुरंत, चाहे मैसेज के द्वारा, चाहे मौखिक रूप से बोल के, चाहे पोस्ट से भेज दो, चाहे किसी भी प्रकार से,
मतलब उसमें अगर हमने 3 बार तलाक बोल के भेज दिए तो तलाक माना जाता है, तलाक हो जाता है। तो ये इसमें दिया गया है, ये गलत किया गया है। और आईपीसी का जो सेक्शन 49 आईपीसी आईपीसी का सेक्शन, आईपीसी पूरे इंडिया पे लागू होती है, लेकिन आईपीसी की ये सेक्शन जो है वो मुस्लिमों पे लागू नहीं होता, क्योंकि ये एक्ट जो है उसको पावर दे रहा है। आईपीसी का सेक्शन जो है 494, ये क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति बहुविवाह नहीं कर सकता। अगर वो पॉलीगैमी करता है तो उसके ऊपर दंडनीय अपराध, उसको सजा होगी। लेकिन ये सेक्शन मुस्लिमों पे लागू नहीं होता। तो इस हिसाब से जो है मुस्लिमों का जो कानून है वो उसमें क्या है कि बहुत भिन्नता है, बहुत ज़्यादा अलग है। और जो महिलाओं के साथ, इसमें ये भी बोला जाता है कि महिलाओं के साथ जो है अत्याचार हो रहा, पुरुषों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, ये प्रकार की इसमें डिस्प्यूट है। तो तब से ये चल रहा है इसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और सबके लिए समान कानून बनाया जाए। ऐसा कैसे हो कि एक देश में 2 कानून हो, कि एक इसमें जो हमारा हैगा जिसमें सब में 80%, जैसे कि हमारे क्रिश्चियन हो गए, पारसी हो गए और यहूदी हो गए और बौद्ध, जैन, सिख हो गए, हिंदू हो गए, इनका सबका सेम है और इनका जो अलग से है, तो इस पे बोला जा रहा है। इसके लिए पूरा समान नागरिक संहिता लागू की जा रही है। तो समान नागरिक संहिता का मेन जो बेस पॉइंट है यही है कि इनमें भी समानता लाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने केसेस में बोल चुका है कि जो केंद्र सरकार है वो समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करे। मतलब ये सभी जितने भी सिविल लॉ हैं, जितने भी हमारे सिविल लॉ से संबंधित, फैमिली लॉ से संबंधित जो कानून है, सबको समान रूप में लाया जाए, सबको लगभग सब में समान प्रावधान हो। जैसे कि अगर डाइवोर्स का हो सबके लिए समान हो, मैरिज का हो तो लगभग ऐसे प्रावधान हो कि सबके लिए थोड़ा थोड़ा समान हो। तो ये दिक्कत। अब इसके बाद जो हमारा अगला जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारा समान नागरिक संहिता में, वो है जनजाति लोग। जनजाति जो हमारे आदिवासी हैं उनके लिए जो है अलग कानून है। उन पे ना हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है, ना इंडियन मैरिज एक्ट होता है, ना इंडियन डाइवोर्स एक्ट होता है, ना इंडियन अडॉप्शन एक्ट होता है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि शुरू से भारत जब से आज़ाद हुआ है उससे पहले भी जो हमारे यहाँ जनजाति है उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनकी जो प्रथा है वो सब अलग है। जो हमारे यहाँ जनजाति, जो हमारी ट्राइब्स है, उनका रहन सहन, उनका जीवन शुरू से ही अलग है। उनमें जो विवाह होता है, उनका विवाह होता है वो अलग होता है ट्राइब से, मतलब जनजाति। फिर उनके यहाँ जो शादी से संबंधित कानून हो गए, फिर जो उनके यहाँ उत्तराधिकार से संबंधित कानून हो गए, उसके बाद विवाह हो गया, उत्तराधिकार से संबंधित कानून हो गए। उसके बाद जो उनके जन्म हो गया, मृत्यु से संबंधित कानून हो गया। मतलब जो ट्राइब्स है उनके जो कानून है वो बिल्कुल अलग है। मतलब जैसे कि एक ट्राइब है, जैसे खस ट्राइब है, खस ट्राइब में क्या होता है, उसमें वहाँ पर अभी बहुविवाह चलता है। मतलब वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि पांडवों को लोग मानते हैं, जैसे कि पांडवों की मतलब एक पत्नी थी, पांच भाई थे, उनकी एक पत्नी थी। वैसे ही खस ट्राइब में भी होता है। वहाँ पर मतलब एक पत्नी आती है, उसमें जैसे 5 भाई है तो 5 भाई की एक पत्नी होगी। तो ये मतलब जो हमारी ट्राइब्स है इंडिया की, बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स है, बहुत सारे उनके अलग अलग कानून है। तो उन पे हम समान नागरिक संहिता लागू नहीं कर सकते। तो ऐसे कि हमारे जनजाति लोगों के लिए है जो उनके लिए अलग कानून है। जैसे कि मेघालय है हमारा, मेघालय में हमारे खासी ट्राइब है, खासी है, फिर जयंतिया है, फिर गारो खासी जयंतिया हमारी जनजाति है। तो ऐसी हमारी दक्षिण भारत में बहुत सारी टोडा जनजाति है, ऐसी हमारी मतलब फिर गोंड जनजाति है, भील जनजाति है, ऐसे हमारे भारत में बहुत सारी जनजाति हैं। तो उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं हो सकते, क्योंकि उनका जीवन यापन अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनका हर प्रकार से जो कल्चर है अलग चीज़ है। तो उनके हर ट्राइब्स के अलग अलग कानून है। कहीं पर क्या होता है कि जैसे कि भाई बहन है तो सगे भाई बहन को छोड़ के बाकी सब में, बाकी रिश्तेदारों में शादी हो जाती है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में कि 4 या 5 पीढ़ियाँ छोड़ के होती है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। फिर ऐसी हर जनजाति में अलग अलग कानून है। तो जनजातियों के लिए जो कानून है वो बिल्कुल अलग है। जनजातियों को हम सामान्य जो उसमें शामिल नहीं कर सकते। सामान्य जो हमारा जो सिविल जो कानून बनेगा, नागरिक संहिता, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी बनेगी उसमें जनजातियों के लिए अलग से अपवाद के रूप में कुछ ना कुछ छोड़ा जाएगा। समान नागरिक संहिता में ट्राइब्स के साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि वो शुरू से अलग है।
शुरू से उनको स्टेटस अलग दिया गया है और उन पे हम वो सब चीज़ें लागू नहीं कर सकते क्योंकि उनका कल्चर अलग है, बिल्कुल अलग है। तो जनजाति संबंधित कानून रहते हैं। तो दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारा है वो मुख्य रूप से क्या है, अब हम इसमें कंक्लूड करके इसको समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारा सरकार प्रयास कर रही है वो सबकी सहमति से, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सबकी सहमति से, इसलिए अभी जो हमारी सरकार है वो विधि आयोग है, विधि आयोग ने सबसे सहमति मांगी, जैसे कि विभिन्न धर्म के जो संगठन हो गए, विभिन्न धर्म के लोग हो गए, बड़े बड़े जो उनके अधिकारी हो गए, धार्मिक गुरु हो गए, उनसे सलाह मांगी गई है, वो जिस हिसाब से सलाह देंगे उस हिसाब से और उस पर परिवर्तन किया जाएगा और वो जो चीज़ चाहते हैं उनके साथ मीटिंग्स की जाएगी ताकि सर्वसम्मति से सबकी सहमति रहे और तब ये कानून बने। तो मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सबको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे कि जनजाति है तो जनजातियों के लिए जो है अलग कानून रहेंगे, इस हिसाब से सबको उनको अलग से अपवाद दिया जाएगा, मतलब उनके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा, अलग से उनके लिए दिया जाएगा कि इनके कानून इस हिसाब से चलते रहेंगे, क्योंकि उनको हम इतनी जल्दी शामिल नहीं, उनको धीरे धीरे उस चीज़ में शामिल करना पड़ेगा, एकदम से हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि वो शुरू से अलग चले आ रहे हैं ये चीज़। तो सलाह ली जाएगी सबसे। अभी पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी इसके ऊपर, मतलब जो हमारी संसद में वहाँ पर समिति बनी है, समिति में इसके ऊपर अभी जांच हो रही है, समिति में इसके ऊपर जांच हो रही है, समिति में भी जांच हो रही है इसके ऊपर। तो ये है हमारा। उसके बाद क्या है, समान नागरिक संहिता में क्या होगा हमारा कि लगभग सब चीज़ों में तो नहीं, लेकिन 70 से 80% जो है प्रयास किया जाएगा कि सभी कानूनों में समानता हो, जैसे कि डाइवोर्स से संबंधित कानूनों में समानता हो, मैरिज से संबंधित। ये ध्यान रखना कि हिंदू, मतलब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी भी धार्मिक जो उनके कानून है, मतलब उसमें ये चीज़ नहीं, उनके रीति रिवाज में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जाएगा। जैसे कि हिंदू में विवाह होता है, फेरों से होता है, उनकी रस्म होती है, वो बिल्कुल वैसा होगा। मुस्लिमों में जो मतलब जो काजी बैठता है और जो कबूल है उस प्रकार से विवाह होता है, वो वैसे ही होगा, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं। लेकिन आप जब अपने विवाह को आप लॉ में जाओगे, जैसे कि आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवाओगे, तो उस समय आपको फिर ये कानून यहाँ पर ही लागू होगा। आपके विवाह के जो रीति रिवाज है वो तो बिल्कुल वैसे ही होंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, चेंजेस नहीं है। लेकिन जब आप उसको रजिस्ट्रेट करवाओगे, जब आप कोर्ट में जाओगे, जब आप कलेक्ट्रेट में जाओगे, जब आप लॉ में जाओगे, तब आपको फिर कानून के तहत आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तब ये आपका कानून उस समय आपके ऊपर लागू होगा। तो ये है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर हम देख लें कि बाधाएं क्या क्या हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में 2-3 बाधाएं आती हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में बाधाएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड में बाधाएं ये आती हैं कि हमारा जो देश है, कुछ लोग मतलब जो बोलते हैं हमारा देश क्या है, एकता है, एकता में विविधता का देश है। मतलब एकता में विविधता का मतलब ये है कि मैं सीधी कि हमारे देश में बहुत सारे मतलब अलग अलग जाति के, धर्म के, अलग अलग नस्ल के लोग रहते हैं हमारे देश में। जैसे कि अगर आप पूरे भारत में भ्रमण करो तो कम से कम कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, सबका कल्चर अलग है, सबकी संस्कृति अलग है, सबका खान पान अलग है। इस हिसाब से मतलब हमारे भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। तो हमारा संविधान सभी धर्म के लोगों को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, सभी धर्म के लोगों को उनके संस्कृति, लिपि, उसकी रक्षा करने का अधिकार देता है। मतलब किसी की अगर विशेष संस्कृति है, उसकी भाषा है, जैसे कि हमारे यहाँ मराठी भाषा है, हमारे जो अधिकतर जो हमारे उत्तर भारत में भाषा हिंदी बोली जाती है, लेकिन जो मराठी भाषी है वो भी अपनी भाषा को सुरक्षित करके रखे, उर्दू भी सुरक्षित करके रखे, तमिल, तेलुगु, उनको भी अधिकार, उनका कल्चर सुरक्षित रखे। तो हमारे देश में जो है विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, तो हमको सबका सम्मान करना, उन सबके जो रीति रिवाज है, उन सबके कानून है, उन सबका सम्मान करना। इसलिए उन सबकी सहमति से हमें समान नागरिक संहिता की ओर आगे बढ़ना है। सबकी सहमति होनी चाहिए, सबके जो कानून बने हुए हैं सबको, हमको पूरा तो हम समान नहीं कर सकते, लेकिन जितनी समानता आ सकती है उतनी समानता लाने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होगा कि इसमें सबकी जो विविधता है उसका हमको सम्मान करना है, और सम्मान के साथ हमको उसमें परिवर्तन करके समान नागरिक संहिता लागू करना है। इससे पहला हमारा ये विविधता वाला देश है। दूसरा हमारा जो है धार्मिक स्वतंत्रता बोलते हैं, हमारा जो आर्टिकल 25 है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है।
तो ये है हमारा आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हमारे यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, तो उनको अपने धर्म को मानने का, प्रचार करने का, उनको आचरण करने की स्वतंत्रता रहेगी। जिसमें उन लोग उसमें ये बोलते हैं कि जो हमारा धर्म है, हमारे धर्म में जो हमारे रीति रिवाज है, जो शादी कैसे होगी, ये सब भी हमारे धर्म का पार्ट है, तो आप इस पर छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो। तो इस पर दोस्तों हम अगली वीडियो पे चर्चा करेंगे कि इस पे क्या इसका एंगल है। अब ये इसका एक पार्ट और बनेगा इस पे, और हम और जो इसकी समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। तो ये इसमें पहला बोलते हैं हमारी धार्मिक स्वतंत्रता खंडित होगी। तो ये, और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि जो हमारे विभिन्न जो इसमें राजनीतिक दल हैं उनका भी समर्थन बहुत जरूरी है। राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन भी बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से, और इसमें ये सब इसमें बाधाएं हैं जो उसमें आ रही हैं, लेकिन सरकार जो है धीरे धीरे इस पे अभी जो है विभिन्न धर्म संगठनों से, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनसे मांग की जा रही है, उनके साथ मीटिंग हो रही है। तो उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रावधान उनके अनुसार, उनकी जो डिमांड है उनको देखा जाएगा और उसमें क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं उसके अनुसार उस पर काम किया जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में धीरे धीरे काम चल रहा है। अभी जो हमारा मानसून सत्र है उस पर और भी कुछ आगामी जो आउटपुट मिल सकते हैं और उसमें क्या आगे बढ़ेगा। तो समान नागरिक संहिता में हमारा ये होगा। अब इसके बाद समान नागरिक संहिता जो है, इसके लागू होने के बाद क्या क्या परिवर्तन आएंगे वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। और जो समान नागरिक संहिता जो हमारी है, अभी कौन कौन से देशों में समान नागरिक संहिता है और समान नागरिक संहिता के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या उसमें हमको उसका लाभ मिलेगा, वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों अभी की आज के लिए हम यही विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, उसमें क्या क्या, और इसकी जो पक्ष हमारे बच गए वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। दोस्तों धन्यवाद।